Representing the sisters in shoot. Illustration 10 ये किया था मैंने। अच्छा मेरे पास तो तुमने लिख के भेजा था कि क्या क्या क्वेश्चन किया है उसमें। क्वेश्चन हुआ है अकाउंट्स वाला। इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 बाकी है। और यहाँ पर है कितने सारा भी देखते हैं। 11 तक ही है शो। इलास्ट्रेशन सब कंप्लीट है एक्सेप्ट 11 वाला। अच्छा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो 9 से शुरू है जिसमें 9 10 हो गया है। 9 10 और 13 हो गया है। 9 10 और 13 तो अभी हम लोग पहले 11 वाला करते हैं फिर एक एक करके देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो इलास्ट्रेशन सब कंप्लीट है एक्सेप्ट जो है 7। ठीक है तो मेरे पास जो डेटा है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। आज एक बार हो जाने पे फिर से एक बार देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से अगर कुछ बाकी रह जाए तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वेर इन competing business, decided to form a new company named Superfast Express Limited। तो ये दोनों मिलकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड कोई एक नया कंपनी बनाना चाहते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज वेयर एज अंडर। बैलेंस शीट इस तरीके से दिया हुआ है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ट्रेड पेबल है, पीपीई है, इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर नोट्स बना हुआ है। प्रिपेयर करने बोला ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड कंसीडरिंग पूलिंग मेथड। मतलब मर्जर मर्जर के हिसाब से क्वेश्चन को करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। तो मर्जर के हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन को करने बोला है, क्योंकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मतलब मर्जर मेथड से करने के लिए बोला है। ठीक है तो हम लोग मर्जर मेथड से इसका बैलेंस मतलब मर्जर मेथड फॉलो करना है, बैलेंस शीट बना के देना है। तो उसमें तो देखो आसान होता है, हमें दोनों का एडिशन कर करके लिख देना होता है। ठीक है क्योंकि मर्जर में क्या होता है हम लोग मर्जर कब बोल सकते हैं देखो, जब सारे एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर होंगे, बुक वैल्यू पे टेक ओवर होंगे। कहाँ लिखा हुआ था, ये तो बहुत पहले का बात हो गई, मुझे याद नहीं है बट लिखा हुआ है। जब लिखेगा तो ये रहा मर्जर मेथड तब होता है जब पहला बात है कि देखो यहाँ पर 90% शेयर होल्डर को एग्री होना चाहिए मर्ज होने पे। दूसरा है कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में ही पेमेंट होना चाहिए। सारे एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर होने चाहिए, सारे एसेट लाइबिलिटीज, और वो भी बुक वैल्यू पे टेक ओवर होना चाहिए। और ओल्ड कंपनी वही बिजनेस करेगा, नहीं सॉरी न्यू कंपनी वही बिजनेस करेगा जो ओल्ड कंपनी कभी करता था। ठीक है अच्छा तो अब यहाँ पर देख लो, बोल रहा है द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज वर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यूज, इसीलिए मर्जर होगा। वैसे तो यहाँ बोल दिया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यानी मर्जर मेथड करना है तो हमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। फिर भी क्योंकि वो पॉइंट दिखा दिया तो यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। बाई चांस अगर ये वाला बात नहीं दिया हुआ रहता पुलिंग कंसिडरिंग पुलिंग मेथड
तो हमें मर्जर मेथड से ही करना पड़ता, क्योंकि ऑल एसेट लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहा है, बुक वैल्यू पे हो रहा है। ठीक है, द कंपनीज वेर एलोटेड इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ परचेज कंसिडरेशन अमाउंटिंग 30,000, 20,000 फॉर सुपरफास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 10,000 फॉर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर पे पे हो रहा है, और बुक वैल्यू पे सारे एसेट टेक ओवर हो रहे हैं, और सारे एसेट टेक ओवर हो रहे हैं। 3 पॉइंट। और कंपनी पुराना बिजनेस ही करेगा, वो कैसे पता चल रहा है? वो भी देखो यहाँ पढ़ने से इस क्वेश्चन में तो आराम से पता चल रहा है, क्योंकि इन दोनों का कंपटीशन जो है, ये देखो, कम बिजनेस में इनका वेर इन कंपीटिंग बिजनेस। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग मिल के काम करें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो है मिलके काम करना स्टार्ट किया, तो वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। और शेयर होल्डर 90% ही एग्री, कुछ नहीं बोला है, तो हमें वही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं नहीं बोला है कि इतने इक्विटी शेयर होल्डर मान रहे, दूसरे नहीं मान रहे। ठीक है, वैसे भी हमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बता दिया, तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। और ये पेज लिंक है खत्म। पर्टिकुलर्स नोट एम। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर है नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, नॉन करेंट एसेट पीपीई, नॉन करेंट एसेट पीपीई इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवलेंट। सब नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का बनेगा। तो शेयर कैपिटल को हम लोग को कैसे लिखना होगा? तो देखो, शेयर कैपिटल है 20 लाख और 10 लाख, तो दोनों मिला के हो जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, शेयर कैपिटल ये हो जाएगा 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10।
30। इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर नोट नंबर 2, तो रिजर्व सरप्लस सब टेक ओवर होता है यहाँ पर, ठीक है, सारा रिजर्व सरप्लस ही टेक ओवर। इंश्योरेंस रिजर्व, वन लाख। ये एक ही जन का था तो ऐड नहीं करना पड़ा, ये बाकी सब भी एक ही जन का है तो ऐड नहीं करना पड़ेगा इधर, ठीक है। फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो, मतलब पूरा लिख सकते हो एग्जाम में जब लिखोगे, देख देख के लिखो। रिजर्व अकाउंट 1 लाख, सरप्लस 1 लाख। 3,60,000। इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड है 1 लाख। प्रोविडेंट फंड 1 लाख, आउटर में चला जाने की सिंगल डेटा है। नोट नंबर 3, कैंसिल कर दो तो डिवाइड कर दो। ट्रेड पेबल, नोट नंबर 4 में आना चाहिए। नोट नंबर 4 मतलब शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल की 60 प्लस 40। सुपर एक्सप्रेस फर्स्ट लिमिटेड कर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेस लिमिटेड 60/41। तो उसके बाद आ जाएगा नॉन करेंट एसेट में पीपीई। पीपीई में क्या क्या है, नोट नंबर 4 पर देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऐड करके लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग तो सुपर का और फास्ट का, प्लांट एंड मशीनरी सुपर का और फास्ट। 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख। टेन 6 प्लस 4, 10, 20, 25। नंबर 6 इंग्लैंड। नहीं, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट 1 लाख, अच्छा वो तो लिखा है।
हाँ, 1 लाख ही होगा इंटेंजिबल एसेट गुडविल। तो सेवेंथ नोट में क्या जाएगा? इन्वेंट्रीज 3 लाख प्लस 40, ट्रेजेस में 2 लाख 40 प्लस 40, 3 लाख प्लस 40। Trade receivable 2 लाख 40, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड सुपर और फास्ट। कैश एट बैंक 2 लाख 20 और इन्वेंट्रीज 1 लाख का 3 लाख 40। अब ये लिख लेंगे, ये आ गया हम लोग का 3 लाख 40। लिखते हैं शेयर कैपिटल 30 लाख, रिजर्व सरप्लस 3 लाख 60, 30 लाख 3 लाख 60, 1 लाख 1 लाख 3 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो गया, 2 लाख और 3 लाख 60, 5 लाख 60, 35 लाख 60, 6, 7, 8 और PPE 25 लाख 1 लाख। 3 लाख 40, 2 लाख 80, 3 लाख 25 लाख और 1 लाख 26 लाख, 26 लाख और इधर हो गया 336 लाख, 26 और 6 32 लाख, 32 लाख और 40 40 80 80 1 लाख 60, 33 लाख 60। 3 3 6 7 8 9 लाख 60 हजार, 10 लाख 60 हजार, 35 लाख 60, 34 लाख 60। 5 लाख 60। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है काफी आसान है, क्योंकि वैसे भी देखो मर्जर आसान होता है, क्यों? क्योंकि सब टेक ओवर होगा, तो जो जिसके पास जो है दोनों को ऐड कर करके लिखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था।
अब लिखने में जितना टाइम लगेगा वही देख लो, मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया है T/R, लेकिन तुम लोग को तो एग्जाम में उसी समय के अंदर पूरा लिख के आना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, तब लिख के आ पाओगे कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा करें? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 12 करते हैं। इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग वेयर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब डिटेल्स दिया है, आगे पढ़ लेते हैं। काफी सारा बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड प्रिपेयर पी लिमिटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर मर्जर। तो ये भी मर्जर बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मर्जर का कंडीशन दिया है कि नहीं। बोल रहा है कि ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय पी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस। अच्छा, बोल रहा है कि वी लिमिटेड के पास जितना भी बी आर है, तो देखते हैं कितना बी आर है। लिमिटेड के पास जितना भी बी आर है, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंडर होना चाहिए, तो कहीं डिटेल्स लिखा शायद, ओ अच्छा नीचे दिया है। तो पी लिमिटेड के पास जितना भी बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय भी, हाँ वही भी के पास है 80 लाख का बिल्स रिसीवेबल है, सारा का सारा पी का एक्सेप्टेंस है, मतलब इसका बीपी पी का है। On 1st April 2001, P Limited took over P Limited in an amalgamation in the nature of merger. It was agreed that in discharge of consideration for the business, P Limited would allot three fully paid equity shares of pennies at par for every two shares held in V Limited. It was also agreed that 12% debenture in V Limited would be converted into 13% debenture in P Limited for the same amount and denomination. और यहाँ पर बोला डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग परचेस कंसिडरेशन निकाल लेते, क्योंकि हम लोग को जर्नल एंट्री भी करने बोला, सिर्फ बैलेंस शीट तो बोला नहीं कि नहीं भी निकालोगे तो चलेगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड टू पी लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा और किसका शेयर्स दिया जाएगा? इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड का, ठीक है। और कितना दिया जाएगा, यहाँ पर बोल दिया था, थ्री फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ टेन एट पार फॉर एवरी टू शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड। तो दो के बदले तीन, एक के बदले 3/2, ठीक है। तो बी लिमिटेड के कितने इक्विटी शेयर्स है, तो इनको टोटल इतना देना पड़ेगा। तो बी लिमिटेड का टोटल इक्विटी शेयर हो जाएगा, कुछ नहीं बोला है तो 10 तक के, यानी 600 लाख। तो इंटू 600 और वैल्यू 10 करके बोला था, तो ये हो जाएगा 900 लाख इंटू 10, मतलब 9000 लाख परचेस कंसिडरेशन। और डिवेंचर का कन्वर्जन बोला है इस तरीके से होगा, और बाकी कुछ नहीं, हमें जर्नल एंट्री, तो पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री में ये डिवेंचर का भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड जो है ये इन्होंने खरीदा है, ठीक है। तो फिर इनका बिजनेस क्या हो जाएगा? मर्जर, नॉर्मली बिजनेस परचेज लिखते हैं, क्योंकि मर्जर मेथड में क्या लिखना पड़ेगा? बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट।
जैसे कुछ परचेस करते हैं तो परचेस टू क्रेडिटर होता है, वैसे ही यहाँ बिजनेस मर्चर जिसको देना पड़ेगा वो होता है लिक्विडेटर, बिकने वाले कंपनी का। तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड कितना देना पड़ेगा, 9,000 लैख। ये भी सब इन लैख। मर्जर है तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज टेक ओवर होंगे। क्या क्या लिया जाएगा, एसेट से ही स्टार्ट करते हैं। पीपी में फोर्थ पॉइंट में जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन ये तो पी का है, हम लोग तो भी का टेक ओवर करें तो इसका लैंड बिल्डिंग नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 5,000 और सब बुक वैल्यू पे जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। फर्नीचर फिक्सचर 1,750। इन्वेंट्रीज 4041। ट्रेड रिसीवेबल 1100। ट्रेड रिसीवेबल में पॉइंट है, मतलब यहाँ बाइफरकेट करके लिख दिया। डेटर और बीस रिसीव, डेटर 1020, BR80 अलग अलग करके लिखते हैं। ट्रेड डेटर लिख देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट 609। बस एसेट्स सारा लिख लिया हम लोगों ने। टू अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या क्या लिखेंगे तो स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310। जनरल रिजर्व 3,200, PL 825। रिजर्व के बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3,000 डिवेंचर टू 12% डिवेंचर। ट्रेड पेपर 463, बट इसका नोट देखेंगे। ट्रेड पेपर तो डीपी तो कुछ नहीं, ट्रेड क्रेडिटर 463। टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन 700। टू बिजनेस मर्जर 9,000। तो हम लोग टेक ओवर क्या कर रहे हैं, इतना एसेट और इतना लाइबिलिटी और इतना पे कर रहे हैं। तो हम लोग का प्रॉफिट है कि लॉस वो चेक करेंगे, मतलब हम लोग का क्या जनरेट हो रहा है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जबकि मर्जर में गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा जाता है, मर्जर में हम लोग को लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व। ठीक है, डेबिट में आए तो भी, क्रेडिट में आए तो भी वही लिखना है। तो यहाँ टोटल करके देखते हैं। 5,1750, मतलब 6,750 प्लस 4,041 प्लस 1,020 प्लस 80
प्लस 600, 12,500। 5,391 का डिफरेंस है। 3,000, 300 plus 3,200, 425 plus 1,463 plus 700, हम 6,000 आ गए। 500, 6,500, तो डिफरेंस आ गया 6,000 का। ठीक है, तो नेट हम लोग को इसका मतलब एसेट मिल रहा है 6,000 का, और बदले में हम लोग पे कितना करें, क्योंकि ये मेरा टोटल एसेट था और ये मेरा टोटल लाइबिलिटी थे, ये दोनों हम लोगों ने टेक ओवर किया। तो जितना एसेट लिया और जितना लाइबिलिटी लिया उसको नेट करने से पता चल रहा है कि नेट एसेट हम लोगों को 6,000 मिला, बदले में हम लोगों ने कितना दिया है, इनको 9,000 दिया है। तो फिर हम लोग का क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, कितने का लॉस हुआ है, 3,000। 3,000। तो उसको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, इसका मतलब डेबिट साइड में जनरल रिजर्व बोल के लिखेंगे, क्योंकि मर्जर का रूल्स वही है, हमें जनरल रिजर्व बोल के लिखना पड़ता है। अब एक चीज और, क्योंकि जनरल रिजर्व हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 3,200 दिखा चुके हैं, तो हम लोग अभी लिखना मत। अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब ये प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं होता है। 3,000 डेबिट और 3,200 क्रेडिट ऐसे नहीं लिखना है, नेट करके डेबिट या क्रेडिट जो आ रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो 3,000 डेबिट और 3,200 क्रेडिट, तो नेट करने से कितना आएगा, हाँ ना, 200 क्रेडिट। 200 क्रेडिट आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर वही 200 क्रेडिट ही लिखना है। तो इसको हम ऐसे करके कट लगा रहे थे, यहाँ पर काट 3,200 माइनस, ये होगा। अच्छा, तो बिजनेस मर्ज हो रहा है, बदले में इतना हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ है। ठीक है, मतलब ये डील में। अब लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने बिजनेस मर्जर को कर दिया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000। ये जो परचेस कंसिडरेशन है, तो इतना देना पड़ा है। अच्छा, फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर, अब डिवेंचर का ट्रांसफर, तो बोल रहा है कि 12% डिवेंचर जो था यहाँ पर बोला था वुड कन्वर्टेड टू 13% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर खत्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 13% डिवेंचर में। और ये इसमें अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट सेम, और वैल्यू मतलब यहाँ पर देखो अमाउंट हम लोग का कितना था, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, 1,000, तो 1,000 का 1,000 ही रहेगा, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो फिर यहाँ पर और कुछ बोला था, एक्सपेंसेस ऑफ एमलगमेशन 1 लाख क्लियर बोन बाय पी लिमिटेड, तो होना तो चाहिए भी का खर्चा, बट पी पे कर रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। तो ये एंट्री में मैंने लिखवा रखा था कि जनरल रिजर्व को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब चाहे वो डेबिट में आया हो चाहे वो क्रेडिट में आया हो। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, जैसे वहां पर नॉर्मली हम लोग गुडविल का यूज करते हैं अगर हम लोग का लॉस आया है, यहाँ लॉस हो या प्रॉफिट दोनों केस में जनरल रिजर्व का यूज होता है। अच्छा, बीपी और बीआर में एक म्यूचुअल सेटअप था, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि जितना भी बीआर है उसका बीपी पी लिमिटेड का है, तब पी लिमिटेड वी लिमिटेड मिल जा रहा है, तो वी लिमिटेड ना तो उससे 80 लाख मांगेगा ना तो पी लिमिटेड उसे 80 लाख देगा, तो पी लिमिटेड बोलेगा मेरा 80 लाख का लाइबिलिटी खत्म, तो बीपी लिमिटेड सॉरी बीपी अकाउंट डेबिट 80 लाख टू बीआर 80 लाख।
अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, reserve surplus, non-current liability, long-term borrowing. Trade payable, short-term borrowing, यही था short-term provision. शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस था, लॉन्ग टर्म बोरिंग था, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेपर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो मैंने वही लिखा। हाँ, और नॉन करेंट एसेट में था पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, बस ये चीज था। मर्जर है तो बस ऐड कर करके लिखते हैं। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, authorized, issued, subscribed and paid. कितना होगा? 15, ये है 1500 और यहाँ पर है 600, तो 1500 प्लस 600, क्योंकि 10 करके मानेंगे, पहले कुछ नहीं बोला है। 2100। और यहाँ पर जो इशू हुआ परचेस कंसिडरेशन में, ये कितना होगा? 900 लाख। तो 900 लाख, तो 900 लाख मतलब ये सब लाख नहीं, 3000 लाख आ गए। लिमिटेड टेकओवर का है डिविडेंड, पर उसका तो 15,000 जैसा है वैसा लगेगा, प्लस इसका 6,000, नहीं इसको 6,000 क्या, ये थोड़ी टेक ओवर, ये तो मतलब शेयर्स तो इशू किया जाएगा, तो शेयर्स इशू किया गया है 9,000 लाख। हाँ, तो 24 लाख होगा। 24 लाख, 24,000 लाख, तो अभी भी और भी 1 लाख लिखना है। हाँ, तो 2 लाख 24 करोड़ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो यहाँ पर हो रहा है 24 करोड़, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इस तरीके से।
₹24 crore equity share at the rate of 10 each out of above From 2,400 lakh equity share over 2,400 lakh। अब तो 24 करोड़ में 3, 4, 5, 6, 7 24 करोड़। ठीक है, मैं समझ गया। 9 crore issued for consideration other than cash. यहाँ पर हो जाएगा 24,000 lakh। मतलब यहाँ से अगर देखें तो 15,000 lakh, ये रुपीज में लिखा हुआ है 15,000, तो हम लोगों को भी लेना चाहिए यहाँ पर 9,000, ये रुपीज वाला। तो 15,000 और 9,000 ऐड करने से होता है 24,000, बट ये रुपीज में है, ये नंबर में नहीं है। तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2400 lakh। तो इसको इंटू 1 लाख करने से आ जाएगा इसके पीछे और 5 जीरो, 5 और 6 7, 7 जीरो होने से करोड़ होता है, तो 24 करोड़ आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। जिसमें से 9 जो है 9 करोड़ इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों का मर्ज करके लिखना है। पी का है सिर्फ 3,000, पी का है सिर्फ 3,000। फिर है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 300। फिर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व बी का है 300। जनरल रिजर्व 9,500 और 3,000। 9,500 और 3,200। 3,000 पीएम। वेट 70825। ये टोटल कितना? 3,200 क्यों लेंगे? जनरल रिजर्व अच्छा, नेट करके लेना है ना। नेट करके कितना है तो उतना ले लेंगे, कितना है तो 200। हाँ तब 200 ये होगा। ठीक है। अब टोटल कितना होगा? लास्ट में तो 5 आएगा। $16,705।
तो अब इससे लेस कर देना पड़ता है वो जनरल रिजर्व जो यूज हुआ था एमएल कमीशन का खर्चा पे होने की वजह से, मतलब एक 320 तो 200 तो नेट लिया ही है, और जो एक्सपेंस पे किया उसके अगेंस्ट भी जनरल रिजर्व डेबिट हुआ है तो और कम हो जाएगा, तो एडजस्ट अगेंस्ट एमएल कमीशन एक्सपेंस 1, तो आ जाएगा 16704। फिर नोट नंबर 3, लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर 1000। बी का तो कुछ था नहीं, बी का जो टेक ओवर हो रहा है वो 12%, लेकिन अभी वो 13% में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू वही है। ट्रेड पेबल नंबर, ट्रेड पेबल में बीपी 120 म्यूचुअल सेटअप या कॉन्ट्रा था 80, तो ये हो जाएगा 40। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर 1080463, 1583। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1830708, 538। नंबर 6, पीपी लैंड एंड बिल्डिंग 6000, पी का है से प्लांट एंड मशीनरी पी 1405, फर्नीचर फिक्सचर पी 23041750, 25,000 plus 2304 plus 1750, 29,050। नंबर 7, इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट में एक ही था पीपी, फिर है इन्वेंट्री 78624049, 3 4 plus 6 10 9 11, 11,903। नंबर रेट रिसीवेबल, रेट डेटा 21201020,
3140 bills receivable 80 एक का तो था receivable इसका सिर्फ था इसमें म्यूचुअल सेटअप होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट 80 का पूरा सेटअप तो ये आ गया आउटर में 3140 number 1 cash and cash equivalent P 1114 और 609 1114 600 1723 अच्छा एक्सपेंस पे हुआ वो भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ लिखता है लेस amalgamation expense 172 ठीक है लिख देंगे reserve surplus 16764 16764 share capital 24,000 long term borrowing 1,000 we have 1583 1,000 1583 253 2538 पेपर ऐड करना पड़ेगा 6th PP 2954 7 8 11,903 3140 1750 total मैम अलग अलग है तो कितना लाइबिलिटीज है 45,825 55,000 सॉरी इधर ऐसे 45,890 यही आना चाहिए 45,890 अच्छा इधर 29054 11,903 3140 170 सभी ठीक लिखा हुआ है तो सेम ही आना चाहिए सही तो मैम एक बार लाइबिलिटी साइड देखिए क्या लाइबिलिटी साइड मैच नहीं है हाँ मैम मैच नहीं हो रहा
16704 तो मैं शायद ये 6 लिख दिया 7048 रिजर्व सर्विस चेक करते हैं मैम सही बोल रहे ये 0 लिखा हुआ मैंने लिखते लिखते यहाँ पर 6 जैसा हो गया 0 ही लिखा है बट वो 6 जैसा हो गया मैंने वहां पर 6 लिख दिया इसलिए शायद मेरा देख के लिखे इसीलिए गलत हो गया 0 नो मैम मैं 04 लिखी फिर भी मैच नहीं हुआ। तब कल कैलकुलेशन गलत हो गई। अच्छा 13 ये वाला हम लोगों ने कर लिया एक मिनट हम चेक करते हैं 9 10 13 हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये हम लोगों ने किया था 9 10 13 अभी हम लोग का आज क्या क्या हुआ 11 और 12 9 10 11 12 13 मतलब ये कंप्लीट हो गया सीक्वेंस में तो ये तो कर लिया 14th वाला 14th थी लास्ट तो इसमें बोला show the necessary ledger account to close the books of X Limited and prepare the balance sheet of Y Limited as at 1st April after the takeover. What are the following information from balance sheet of X Limited as at 31st March 2001 दिया हुआ है 4000 equity shares 10% debenture loan trade payable general reserve building machine inventory trade receivable bank patent share issue expenses Y Limited agree to absorb X Limited on the following terms and condition Y Limited will take over all asset except bank balance तो इसका मतलब मर्जर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मर्जर में सारे चीज टेक ओवर करने पड़ते हैं तो ये बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है और एंड पेटेंट अच्छा पेटेंट भी नहीं लिया एट देयर बुक वैल्यू लेस नहीं क्या बोला है वाई लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड पेटेंट अच्छा एट देयर बुक वैल्यू लेस 10% ओ अच्छा सारे एसेट्स को टेक ओवर किया है और एक्सेप्ट बैंक और पेटेंट को लिया है बुक वैल्यू से 10% कम में ठीक है तो ये पहला लाइन तेरा 2 3 पॉइंट इसमें पहला बात है कि बैंक लिया नहीं तो इसी से कंफर्म हो जाता है कि ये हम लोग का मर्जर वाला नहीं ऊपर से बोल रहा है पेटेंट बुक वैल्यू में नहीं लेके उससे कम में लिया है तो जैसे ही बुक वैल्यू में नहीं लिया जाएगा तो फिर एक और पॉइंट आ गया कि ये मर्जर नहीं है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बी 8% ऑन द कंबाइंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व अच्छा गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग को यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा हाँ देखो तो गुडविल को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो ये हम लोग देखो जब पार्टनरशिप पढ़ते हैं ठीक है तो जैसे बीकॉम में हो सकता है फाउंडेशन करने पे वहां होता है ठीक है तो वहां दिया हुआ है कि 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब कि एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ये ऑर्गेनाइजेशन उसी को सुपर प्रॉफिट बोला जाता है तो उस सुपर प्रॉफिट को 4 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है assuming that the normal rate of return 8% on the combined amount of share capital and general reserve Y limited is took over trade payable at book value तो एक एसेट बुक वैल्यू लेने पे एक लाइबिलिटी को बुक वैल्यू पे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है पहले कंफर्म हो गया है कि हम लोग का बिजनेस परचेज वाला क्वेश्चन है द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख एंड द बैलेंस जो है वो इक्विटी शेयर पे दिया जाएगा at the rate of 125 per share the average profit is 62,000
200. The liquidation expenses 8,000. Y Limited sold prior to 31st March 2001 goods costing 60,000 to X Limited for 80,000. 50,000 worth of goods are still in inventory of X Limited on 31st March. Trade payable of X Limited include 20,000 still due to Y Limited. तो ये लास्ट जो लाइन था ट्रेड पेबल जो है उसमें इंक्लूडेड है इतना, तो ये तो कॉन्ट्रा वाला एंट्री हो जाएगा कि इसका जो 20,000 से दोनों का ही ट्रेड मतलब एक का ट्रेड पेबल दूसरे का ट्रेड रिसीवेबल कम कर दिया जाएगा, क्योंकि 20,000 अभी ये एक दूसरे को ना तो पे करने वाले हैं, पे करने वाला ना तो रिसीव करने वाला रिसीव करेगा, मतलब जिसका डेटर है। और जो यहाँ पर स्टॉक का कैलकुलेशन बोल रहा है कि स्टॉक बेचा गया था, ये बिजनेस परचेज होने के पहले जब इन्होंने एक दूसरे को स्टॉक बेचा था, तो फिर जिसने बेचा है प्रॉफिट लगा के बेचा होगा वही स्टॉक इसका हो जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस स्टॉक से प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का एंट्री, अब देखो यहाँ पर बोला नेसेसरी लेजर बनाने के लिए और बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग जो है लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करने बोला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस हो जाता है नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 62,200। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ था 62,200। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करने बोला है, assuming that the normal rate of return, तो रिटर्न यानी प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 8% ऑन कंबाइंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो देखो शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व मिला के कितना है 4 लाख और जनरल रिजर्व है 40,000, तो 4,40,000 उसका 8%, तो यहाँ पर ही करेंगे। into number of year purchase, 4,40,000 into 80%, into sorry 8%, 80% 35,200 into 4 कितना होगा, 1,08,000। ये हो गया पहला वर्किंग नोट कंप्लीट, गुडविल का कैलकुलेशन। फिर परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी नेट पेमेंट मेथड से होगा। क्यों होगा नेट पेमेंट मेथड से, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल दिया है कि 3 लाख कैश दिया जाएगा, बाकी का हम लोग शेयर में पे करेंगे। ठीक है, लेकिन शेयर में कितना क्या वो तो नहीं निकाल सकते, तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि हम लोग टोटल पेमेंट कितना करने वाले हैं, उसमें से 3 लाख कैश, तो बाकी हम लोग का शेयर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने और भी किया था, ऐसे बोलने से हमें नेट पेमेंट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। तो नेट पेमेंट मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने कितना एसेट लिया और कितना लाइबिलिटी, फिर उसको नेट करते हैं। ठीक है, तो एसेट्स में क्या क्या चला जाएगा, तो ये लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी। बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,70,000 है, मशीन है। अच्छा, सबसे पहले गुडविल लिख ले, क्योंकि गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट किया और यहाँ पर बता दिया है। देखो ऑल एसेट्स ले रहा है, बैंक बैलेंस नहीं लेगा, पेटेंट 10% कम मिलेगा, गुडविल इस तरीके से लेगा। ठीक है, तो गुडविल लिख दो पहले वर्किंग नोट नंबर 1 से 1,08,000 का गुडविल प्लस बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का लेगा, बिल्डिंग जो है 1,70,000 का है, बिल्डिंग को कितने वैल्यू में लेने के लिए बोला है, अच्छा ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। अच्छा मैंने ये पढ़ा ही गलत है पहले से,
सारे एसेट्स को सिर्फ बैंक बैलेंस और पेटेंट के अलावा सारे एसेट्स को बुक वैल्यू से 10% कम में लिया जाएगा, ये बोला था। तो ये बिल्डिंग का वैल्यू मैच क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो बिल्डिंग जो है वो हम लोग का है 1,70,000, 1,70,000 का 10% कम कर दो, मतलब 1,70,000 का 90% करने से ही होगा, कितना आएगा उतना लिखना होगा। फिर है मशीन, ये भी वैल्यू का 90% करो। 3,20,000, इन्वेंट्री 1,10,000। 1,10,000 इसका 90%। ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 इसका 90%। और शायद कोई ऐसे नहीं, बैंक तो लेगा नहीं, पेटेंट लेगा नहीं, इसीलिए बाकी और नहीं लेना पड़ेगा। ये सारे एसेट्स का कैलकुलेशन करना है, टोटल हो जाएगा, लेस करेंगे लाइबिलिटी, तो ये कितना आ जाएगा? 1,70,000 इंटू 90%, 1,53,000. 1,53,000। ये कितनी हुई? ये तो 99,000 है, ये हम कर ले। 2,88,000. 2,88,000, 1,17,000. 1,17,000, तो टोटल 7,65,000. 7,65,000। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या टेक ओवर होगा। तो ये तो एक्सपेंस है, छोड़ो, ये सब एसेट था। यहाँ रिजर्व वगैरह टेक ओवर नहीं होता, ये बिजनेस परचेज है। तो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल 1,60,000। लोन और डिवेंचर, अच्छा ट्रेड पेबल ही सिर्फ लिया है, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला है, लोन या डिवेंचर, तो इसका मतलब वो टेक ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये लिया है 1,60,000 से बुक वैल्यू पे। तो फिर परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस ही परचेज कंसिडरेशन आता है, जिसमें से कैश पे किया जाएगा 3 लाख। बाकी इक्विटी शेयर 6,05,000. कैपिटल 6,05,000 माइनस 3 लाख, मतलब 3,05,000। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इतना इक्विटी शेयर कैपिटल जो है जनरेट होगा जब पेमेंट होगा शेयर में। तो कितने सारे शेयर्स इशू किए जाएंगे? 3,05,000 रुपीज का शेयर्स इशू होगा, और एक एक शेयर्स 125 रुपए करके है। ये देखो, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा? टू 2,440 शेयर्स। अच्छा, अब हम लोग को बोला है लेजर बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जो कि सेलर कंपनी, मतलब जो बिक रहा है, ठीक है। तो वो क्या क्या अकाउंट बनाएगा लेजर में? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर और वाई लिमिटेड।
10% डिवेंचर अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब भी बना सकते हैं। ये देखो छोटा छोटा बना के दिख रहा हूँ। 10% डिवेंचर अकाउंट, लोन अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। अगर सारा लेजर बनाए तो भी बना सकते हैं। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने काफी छोटा छोटा करके लिखा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलने से ही होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो एक्स लिमिटेड का ही बैलेंस शीट है, तो वाई लिमिटेड ही एक्स लिमिटेड का एब्जॉर्ब कर रहा है। हमें एक्स लिमिटेड का जो है लेजर बनाने के लिए बोला है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स दिख रहा है हम लोग को 4 लाख, तो इक्विटी शेयर में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी बोल के, या फिर बाई इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के 4 लाख। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। और अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते तो मुझे लिखना पड़ता बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी बोल के लिखना पड़ता। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर के बाद है डिवेंचर, तो 2 लाख, तो बाई बैलेंस बीडी डिवेंचर में लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। फिर इसके बाद है लोन, बाई बैलेंस बीडी 80,000। ट्रेड पेबल 1,60,000। ट्रेड पेबल ये सब हम लोग रियलाइजेशन में लिख देते हैं। देखो बाई ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल टेक ओवर हो रहा है ना, मतलब ट्रेड पेबल इन्होंने लिया है, तो ये रियलाइजेशन में चला जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व 40,000, जनरल रिजर्व अकाउंट में लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी 40। अच्छा, फिर है बिल्डिंग मशीन इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, ये सब रियलाइजेशन में आएगा, क्योंकि ये सब जो है टेक ओवर हो रहा है। तो टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू इन्वेंट्री, लेकिन जिस वैल्यू पे टेक ओवर हुआ है उस वैल्यू पे आएगा। तो टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, 1,53,000, 2,88,000। ओ सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत बता दिया। ये तो हम लोग बैलेंस शीट को खाली करते हैं, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू रहता है उस वैल्यू पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जो कम ज्यादा हुआ उसका इम्पैक्ट दूसरे जगह पे आएगा, तो 1,70,000, 3,20,000 जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा। ये तो बैलेंस शीट से खाली हो रहा है, तो ये बुक वैल्यू पे दिखता है 3,20,000। ये बैलेंस शीट से खाली करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहे हैं, और इसमें वही लिखेंगे जो टेक ओवर हो रहा है, वही बैलेंस शीट से खाली होगा। और ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000। तो रियलाइजेशन एक ऐसा अकाउंट है, मतलब मान लो एक ऐसा कंटेनर है जहां पर हम लोग बैलेंस शीट से सारा एसेट लायबिलिटी उठा के डाल देते हैं, बट यहाँ पर जो टेक ओवर हो रहा है वही लिखेंगे, क्योंकि सारा टेक ओवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इन्वेंट्री। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, इन्वेंट्री भी लिख दिया, 4 डेटा लिख दिया है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, बैंक तो टेक ओवर नहीं हुआ, पेटेंट टेक ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 17,000, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस 17,000, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी 17। अब यहाँ पर बाकी सारी चीजों को क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रूल्स था
उसके हिसाब से जनरल रिजर्व जो है इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, ठीक है, जितना भी रिजर्व होता है। तो यहाँ रिजर्व में एक ही रिजर्व है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जाके टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख के इसे क्लोज कर दे। टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाए। तो बाई जनरल रिजर्व 40,000। अच्छा, और एक अकाउंट बनना चाहिए इक्विटी शेयरिंग बाई लिमिटेड। अब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 3 लाख का कैश और 3,05,000 का इक्विटी शेयर। तो जो इक्विटी शेयर में पे होगा वो इक्विटी शेयर इन बाई लिमिटेड में लिखेंगे, बाई इक्विटी शेयर होल्डर 3,05,000, ठीक है। टू हो जाएगा बाई लिमिटेड 3,05,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 3,05,000। अब पे का एंट्री होता है, मतलब देखो ये एंट्री कौन सा है, अगर याद नहीं आ रहा है तो हम एक बार शो कर देते हैं। इसके बाद ये देखो, बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ, ये किसके बिजनेस तो परचेसिंग कंपनी का है। ये वाला, ठीक है। ये न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई बोल के, ठीक है। ये पीसी रेस करने का, तो ये पीसी के एंट्री के साथ हो जाएगा। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा बाई वाई लिमिटेड बोल के 6,05,000। जब पीसी रियलाइज होगा तो कैसे हो रहा है? तो सिर्फ इक्विटी शेयर में हो रहा है। तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी टू न्यू कंपनी, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसी, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस तरीके से। तो वही वाला एंट्री हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेस पीसी वाला था, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई वाई लिमिट 6,05,000, 6,05,000। तो वाई लिमिटेड का तो एक अकाउंट मैंने अलग से बनाया है। तो टू रियलाइजेशन 6,05,000। अब रियलाइज कैसे हो रहा है? इक्विटी शेयर और पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये लोग एंट्री क्या करेंगे कि इनको पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। तो बाई बैंक 3 लाख, बाई इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड 3,05,000। तो इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड में टू वाई लिमिटेड बोल के ये ऑलरेडी लिख दिया था मैंने, ये क्लोज हो गया, ठीक है। और इधर का भी देखो तो क्लोज हो गया 6,05,000 और ये हो गया 6,05,000, ठीक है। अब ये बैंक जो लिखा हुआ था, तो बैंक में लिखेंगे टू वाई लिमिटेड पहला एंट्री। टू बैलेंस बीडी पहले लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे टू वाई लिमिटेड 3 लाख। 68,000। अब देखो रियलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है इन लोग का। यहाँ पर एक मिनट बताती हूँ। वाई लिमिटेड इज टू टेक ओवर ट्रेड पेबल एट value purchase consideration, ठीक है।
एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा यहाँ एक बोला था कि 8,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है ये पे किया है, किसने पे किया है? तो 8,000 बाय लिमिटेड, ये तो लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट ऑफ 8,000। अच्छा तो फिर कुछ नहीं बोला है तो कौन पे किया होगा? जिसको पे करना चाहिए, यानी जो बिकने वाली कंपनी यानी बाय लिमिटेड। तो ये रियलाइजेशन में चला जाता है, तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 टू बैंक 8,000। अच्छा और क्या बोला है? और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हुआ है, जैसे कि 10% डिवेंचर, ये देखो यहाँ पर आते हैं तब समझ में आएगा। 10% डिवेंचर या लोन का अकाउंट, इसको क्या करना चाहिए? देखो जब बिजनेस ही नहीं रह रहा है तो इसका मतलब ये सब पे कर दिया होगा इन्होंने। अगर खरीदने वाली कंपनी नहीं खरीद रही है तो पे कौन किया होगा? जो कंपनी बिक रहा है उसको तो अपना लाइबिलिटी खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक टू लैख 10% डिवेंचर में, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद लोन में भी लिखेंगे टू बैंक 80,000, और ये सब बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाए। और शेयर इशू एक्सपेंसेस में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर इशू करने के लिए एक्सपेंस हो रहा है तो ये भी इक्विटी शेयर में ही ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बैंक अकाउंट में लिख देते हैं बाय 10% डिवेंचर बाय लोन 80,000, और डिवेंचर है 2 लाख। तो 80,000 और 2 लाख। यहाँ पर ये वैल्यूटेड, अब शेयर इशू एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस 17,000। ठीक है, तो अब देखो एसेट लाइबिलिटीज का, देखो इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने लिख दिया, डिबेंचर पे ऑफ कर दिया, लोन पे ऑफ कर दिया, ट्रेड पेबल इन्होंने टेक ओवर किया था, जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर को चला गया, बिल्डिंग टेक ओवर है, मशीन टेक ओवर है, इन्वेंट्री टेक ओवर है, ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर है, बैंक का हम लोगों ने अकाउंट बनाया है जहां पर बैलेंस चेक करेंगे। पेटेंट का सिर्फ कुछ नहीं हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस का भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे टेक ओवर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको यहाँ रियलाइजेशन में लिख दें, ठीक है। टू पेटेंट बोल के बुक वैल्यू में, क्योंकि जो भी एसेट रहेगा हम लोग तो उससे बेच देंगे ना, तो ये लिख दिया 65,000, क्योंकि जब बैलेंस शीट खाली हो रहा है अब तो हम लोग कुछ रख नहीं सकते हैं इसमें। अच्छा तो फिर ये सब क्लोज करने से रियलाइजेशन अकाउंट का, अच्छा सबसे पहले किसे क्लोज करते हैं देख लो, वो भी लिखा हुआ था। सबसे पहले क्लोज करते हैं ये देखो, सबसे पहले क्लोज करते हैं यहाँ पर ऑल अदर आइटम्स रियलाइजेशन में चला जाएगा। ये देखो ऑल, इफ क्वेश्चन साइलेंट देन एज्यूम दैट एसेट इज सोल्ड फॉर, जो है दिया हुआ है बुक वैल्यू पे, ठीक है। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट लाइबिलिटी इज पेड ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए सारा लाइबिलिटी पे ऑफ करके दिखा दिया और एसेट से पेमेंट आ जाएगा, ये हमें मानना है। क्लोजिंग कैसे होगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि इसमें है नहीं, फिर रियलाइजेशन का बैलेंस इक्विटी शेयर में जाएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर टैली हो जाएगा। और कैश का डेबिट बैलेंस आए तो इक्विटी शेयर में, क्रेडिट आए तो रियलाइजेशन, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल है 1,70,000 प्लस 3,20,000, मतलब 4,30,000, 4,00,000 मतलब 5,60,000, 5,60,000, 3,000. 8,03,000, ठीक है। फिर इधर
माइनस पहले करके 38,000। 38,000, तो ये क्या लिखना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर। 38,000 ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने सारे एसेट्स को लिख लिया, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी। जो टेक ओवर हुआ है, लाइबिलिटी जो टेक ओवर नहीं होता है उसको मान लेते हैं कि पे ऑफ है, तो इसलिए मैंने टू बैंक करके वहां दिखा दिया, जिसका इम्पैक्ट वहां आ गया है। और जो एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, वो हम लोग का सोल्ड आउट हो गया, ये हमें मानना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 38,000। अच्छा, अब ये 38,000 हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन बोल के। 38,000। अच्छा, बैंक का पहले क्लोज करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है, 3,68,000। और इधर कितना आ जाएगा, क्योंकि इक्विटी सबसे लास्ट में क्लोज होता है, वो टैली हो जाता है। 3,68,000, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2,16,000। 2,16,000 और 3,68,000। मैम 2,88,000 है ना वो? 80,000 डिफरेंस। 80, हाँ 2,88,000। एट्टी आ जाएगा, 80,000। तो ये इक्विटी शेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक 80,000, दोनों साइड हो जाना चाहिए टैली। चेक कर पहले हो रहा है कि नहीं, तो 4 लाख हो गया। बाकी सब कंप्लीट। मैम हो गया। आ रहा है। मैम 4,40,000। ठीक है। आ रहा है मैम। अच्छा, और हम लोग को बोला है बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2026 एब्जॉर्प्शन के बाद। लेकिन ये बैलेंस शीट जो है, ये एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो इसमें कोई बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट नहीं था। एक ट्रायल बैलेंस भी प्रॉपर नहीं था, बस इंफॉर्मेशन के पैटर्न में हमें डेटा दिया हुआ, पर्टिकुलर्स और rupees। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड का डिटेल्स तो था, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में शायद जनरल रिजर्व था तो वो भी लिख देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1 लिख दें। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ नहीं थे, तो करेंट लाइबिलिटी इसमें था ट्रेड पेबल और बीओ बीओडी। क्योंकि अभी जब हम लोगों ने बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, वो देख लो बैंक ओवरड्राफ्ट पे लिखो। मतलब एडजस्ट करने के बाद आएगा वहां से। ठीक है, हम दिखाते हैं। ठीक है, कैसे बीओडी आएगा। और एसेट्स, एसेट्स में है नॉन करेंट एसेट, उसमें तो पीपी और इंटेंजिबल एसेट।
करंट एसेट, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले नोट 1, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड, issued, subscribed and paid up। तो कितना सारा इक्विटी शेयर हो जाएगा, तो कितना शेयर इशू हुआ हम लोगों ने तब निकाला था 244, यहाँ पर निकाला हुआ 2440 शेयर्स, ठीक है 2440 शेयर्स। तो देखो ये एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट है, हम लोग को तो बना के देना है वाई का बैलेंस शीट। तो वाई का हमारे पास वाई का पहले से कितना इक्विटी शेयर है वो नहीं है, तो फिर हम लोग वही लिख सकते हैं जो उसने एक्स को इशू किया है। तो फिर 2440 इक्विटी शेयर और एक एक शेयर है @100 ईच, जिसमें प्रीमियम है 125 थे ना ये वाला। हाँ, shares have been issued for, shares have been issued for consideration, consideration other than cash, 2,44,000। तो ये लिख देते नोट 1 में 2,44,000। नोट 2, रिजर्व सरप्लस। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 2,440 शेयर्स पे 25 करके सिक्योरिटीज का प्रीमियम, ये कितना आएगा देखना। और यहाँ से तो कुछ एड ऑन ये कर नहीं सकते, हमें तो पी का चाहिए, बट पी का तो सॉरी वाई का चाहिए, बट उसका तो है नहीं हमारे पास पहले से। अच्छा, प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं, बट हम लोग का एक अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, वो जो हम लोग स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वाला पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए रिजर्व सरप्लस के यहाँ पर एक लाइन जगह रख देते हैं, ठीक है। ये बता दो कैलकुलेट हो गया है 61,000, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा पीएल से लेस हो जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। वो जो स्टॉक सेल परचेज का था तो उसका हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेंगे, देते क्योंकि पहले का 2 वर्किंग नोट बना हुआ है। फिर नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल। इसके बाद हमें ट्रेड पेबल लिखना चाहिए। 1,60,000 टेक ओवर हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 और इसमें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कैंसिल। अब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कैंसिल भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रा भी लिख सकते हो। तो ट्रेड पेबल में कितना इंक्लूडेड था 20,000, 1,40,000 ट्रेड पेबल नोट नंबर 3। नोट 4, पीपीई बनने लगे। बीओडी अभी तो पता नहीं चलेगा ना, पीपी तो बिल्डिंग मशीन इन्वेंट्री, लेकिन टेक ओवर वैल्यू में लिखना पड़ेगा। तो बिल्डिंग और मशीन इन्वेंट्री तो करंट एसेट में चलेगा। बिल्डिंग का कितना वैल्यू में टेक ओवर हुआ है, जो हम लोगों ने 90% निकाला था, तो कितना 1,53,000। और मशीन 2,88,000 और इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा, तो इसका टोटल हो गया 4,41,000। पीपी नोट नंबर 5, तो ये 4 है तो 4 ही लिख दो।
4,41,000 और इंटेंजिबल गुडविल का वैल्यू कितना था, कितना निकाला था, वही लिखना पड़ेगा, नीचे लिख देंगे एक बार वैल्यू 1,08,000। Note 5 intangible asset goodwill 1,08,000 inventory ओपनिंग बैलेंस। तो इन्वेंट्री जो लिया गया है 1,10,000 का 90% लिया गया है, तो कितना हुआ था वाला 99,000 लेस कर देते हैं कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट अपॉन एमलगमेशन। ये हमें वही अनरियलाइज प्रॉफिट को ही करना है, ये हमें वर्किंग नोट 3 से मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे। और लास्ट नोट है शायद नोट नंबर 7 ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस कॉन्ट्रा तो 20,000 है, ट्रेड रिसीवेबल है कितना 130, तो 130 माइनस 20 कितनी हो जाएगी 1,30 नहीं 130 को तो टेक ओवर किया गया था दूसरे वैल्यू से ना, 130 का 90% जो है वो लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो उसी से 1,17 माइनस 20 कितनी हो जाएगी 97। ये बन जाता है वर्किंग नोट profit included in 50,000 स्टॉक। 50,000 का क्यों निकाल रहे, क्योंकि यही अनसोल्ड है, पढ़ के देखो यहाँ पर बोला है कि ये रहा कि goods costing 60,000 to X Limited for 80,000, 50,000 worth of goods are still in inventory, तो प्रॉब्लम 50,000 को लेके है, तो इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, तो 20,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है 80,000 के स्टॉक। कैसे पता चला, क्योंकि 60,000 जो उसको कॉस्ट पड़ रहा था उसने 80,000 में बेचा, तो फिर 20,000 प्रॉफिट है, तो 50,000 में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा कितना होगा 1.5 20,000 divided by 80,000 into 50,000 12,500 12,500 जो है प्रॉफिट इंक्लूडेड है स्टॉक में। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखना है कि सारे एसेट्स को इन्होंने पेटेंट और बैंक बैलेंस को छोड़ के 10% कम में टेक ओवर किया है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट 12,500 होना चाहिए, बट एज बाय लिमिटेड टूक ओवर एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड एट 10% लेस द बुक वैल्यू, तो 10% भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वैल्यू को और भी 10% से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 10% यानी कितना हो जाएगा, तो 50,000 को अगर हम लोग 10% से एडजस्ट करेंगे तो कितना कम करना पड़ेगा 5,000, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,500। मतलब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने 50,000 के स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो निकाल दिया, लेकिन ये लोग सारी चीजों को, सारे एसेट्स को, पेटेंट और बैंक बैलेंस के अलावा सारे एसेट्स को टेक ओवर कर रहे 10% कम,
तो अब 50,000 का वैल्यू 10% से और कम करना पड़ेगा। तब ये भी सोच सकते हो कि हम लोग यहाँ पर अगर 45,000 का निकाल लेते तो क्या सेम आ जाता? नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट तो वो 80 आउट ऑफ 80 20 उस रेशियो में है। तो फिर 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें उसमें जो एक्चुअली प्रॉफिट है वो पता चलेगा। अब क्योंकि हम लोग अपने एसेट्स को 10% और कम वैल्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,500। तो अनरियलाइज प्रॉफिट में लिख देंगे 7,500। तो ये माइनस करने से कितना हो जाएगा? 61,000 माइनस 7,500। 53,500। ये हो गया रिजर्व सरप्लस। लिख लेते हैं नोट नंबर 2 में 53,500। 56,000 कितना हो गया? हाँ 53,500। अच्छा, नोट 3 ट्रेड पेबल 1,40,000। ठीक है। सो ये पीपी और इंटेंजिबल एसेट मिल गया। सिक्स्थ में इन्वेंट्री, सेवेंथ में ट्रेड में। सिक्स्थ में इन्वेंट्री, तो ये करना पड़ेगा इन्वेंट्री को एडजस्ट। यहाँ पर 7,500। तो कितना हो जाएगा? 005 91,500। 91,500 और ट्रेड रिसीवेबल 97। एसेट्स 4,41,000 1,08,000 91,500 और 97। 7,37,500। 7,37,500। और उधर कितना कम आ रहा है? कम आएगा क्योंकि एक तो लिखा है। थ्री लाख का होगा। 3 लाख। तो 3 लाख हम लोग यहाँ पे लिखते तो 7,37,500। तो 3 लाख हम लोग का लाइबिलिटी साइड में कम आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको, देखो इसको अगर हमें कंप्लीट करना है तो फिर क्या लाइबिलिटी लिखे? देखो हम लोग अपने मन से कुछ भी लाइबिलिटी तो लिख नहीं सकते, बट हाँ एक चीज हो सकता है। जैसे देखो बिजनेस में कैश होना नॉर्मल बात है, वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि इनका कैश साइड कुछ हमें पता नहीं तो अपने मन से कैश नहीं लिख सकते। तो क्योंकि लाइबिलिटी साइड आया तो हम लोग बोल सकते हैं बाकी हम लोग का जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि और कोई एसेट हम लोग अपने मन से लिख नहीं सकते ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका नोट बनाने का भी जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है इस वजह से। वैसे भी ये एक्सट्रैक्ट है। ये देखो यहाँ पर कर दिया। इसका आंसर देख लो। ये देखो, आउट ऑफ दिस 3 लाख इज टू बी पेड इन कैश एंड रिमेनिंग 3,05,000 इन शेयर्स। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है, ये सब तो हम लोगों ने कर ही लिया था। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये टोटल हो गया 737 हो गया ये टोटल। इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज अदर देन दोज ऑफ एक्स लिमिटेड द कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो कंप्लीट नहीं बना सकते हो। तो अगर कंप्लीट करना है तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट लिखा है। तो कंप्लीट करने के लिए इन्होंने बीओडी लिख के उसे कंप्लीट कर दिया। क्योंकि देखो हम लोग अपने मन से एसेट में कैश लिख सकते हैं, या आप देखो डेटर का क्या वैल्यू होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बचे हुए अमाउंट को हम लोग कैश लिख सकते हैं। वैसे ही बचे हुए लाइबिलिटी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई कैश नहीं दिख रहा है इस वजह से। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने कंप्लीट किया है। तो फिर क्योंकि तुम लोग के यहाँ है मैट में तो तुम लोग भी ये क्वेश्चन आगे पे इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया।
सिर्फ एक इलास्ट्रेशन रह गया है जो कि है इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। हाँ, इलास्ट्रेशन 7 रह गया और एक एमलगमेशन AS14 का एक जो मतलब AS14 का टॉपिक का कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन और वो छोटा छोटा क्वेश्चन को लेके इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन भी इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहला एक क्वेश्चन और वहां से AS14 से बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर